हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 22 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 22 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रखिए, ठीक है। तो कल रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। 21 सितंबर को हमने पढ़ा था कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जानी है। और सातवां पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रशिया ने की है। देश की पहली एड्रेस सिटी इंदौर बनने जा रही है। एससीओ नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। इस साल उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा है। इस वर्ष का डूरंड कप बैंगलोर एफसी ने जीता है, निकी फुटबॉल क्लब ने। रोजर्स फेडरर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है टेनिस से, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। भारत के नए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल बने हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर के आ गया है गुजरात गवर्नमेंट। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा अभी हाल ही में आईएनएस अजय P-34 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया बने हैं। अभी हाल ही में एक टाइफून है, टाइफून ना ये तूफान का ही नाम है, मतलब कि जापान वाले क्षेत्र में चक्रवात को, जैसे भारत में चक्रवात कहते हैं भारत वाले क्षेत्र में, वैसे ही तूफान ये जो है इसे टाइफून कहा जाता है जापान वाले एरिया में। तो नाना मडोल ये चर्चे में है, जिसके कारण यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि कौन सा देश अगले साल यानी कि 2023 में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टोटल 16 देश इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहेंगे। वैसे होना तो 2021 में था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पोस्टपोन किया गया। फाइनली है कि अब मान लीजिए आने वाले 2-3 महीने बाद ये शुरू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका इसका मेजबान देश रहेगा। साउथ अफ्रीका की कैपिटल हो जाएगी प्रिटोरिया। वैसे 3 कैपिटल आप लोगों याद रख सकते हैं। प्रिटोरिया, दूसरी हो जाएगी केप टाउन और तीसरी हो जाएगी ब्लोमफंटेन। करेंसी हो जाएगी साउथ अफ्रीकन रैंड। आप देख पा रहे हैं कि मकर रेखा ना ये साउथ अफ्रीका से गुजर रही है, यानी कि इसे काट रही है। यहीं से आप एक रिवर रिलेट कर सकते हो, लिम्पोपो रिवर। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये लिम्पोपो रिवर ही हो जाएगी। इसी के पास आप यदि देखें ना तो नामीबिया की लोकेशन है। नामीबिया भी तो अभी चर्चे में थे। क्यों चर्चे में थे? क्योंकि चीते लाए गए हैं भारत में लगभग 70 साल बाद। चीते भारत में आए हैं और ये नामीबिया से ही लाए गए हैं। पहले वैसे साउथ अफ्रीका से ही आना था। फिर यहीं देखोगे तो बोत्सवाना की लोकेशन है जहां विशाल हीरा पाया गया है ना। ये जो आप मेडागास्कर देख रहे हो ना, पहले ये यहाँ पर सेट था, मतलब पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हिस्सा हुआ करता था। बाद में विखंडन हुआ और ये अलग होते होते थोड़ा सा दूर खिसक गया है ना। और फिर चलो मेजबान कंट्रीज की बात कर ही रहे हम, तो जो ऑस्ट्रेलिया है इस वर्ष क्या होस्ट कर रहा है? T20 मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। तो भारत की तरफ से कैप्टन कौन है? ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर हो रहा है इसमें कैप्टन हो जाएंगे रोहित शर्मा। भारत अगले साल देखिए 2 टूर्नामेंट आप याद रखेंगे। एक तो हो गया आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 का। दूसरा आप लोगों को याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस वर्ल्ड कप 2023 वाला। ओडिशा में ये आयोजित किया जाएगा। यूएई तो एशिया कप 2022 यूएई में यूएई में आयोजित किया गया। विजेता आप जानते ही हैं, श्रीलंका रहा। 6वां खिताब रहा श्रीलंका का ये, और इसने पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न की तरफ चले। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर था? रिसेंटली ना मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किस देश में किया जाता है, उसको लेकर के रैंकिंग रिलीज की गई थी। अभी देखिए जो चैनलिसिस है इसने एक नई रैंकिंग रिलीज की है ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन पर, एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें कि बताया गया है कि वियतनाम में जो क्रिप्टो करेंसी इसे इजिली अपनाया जा रहा है, यानी कि इसमें कोई बगावत नहीं हो रही। जैसे कि एक तुर्की कंट्री है ना, तुर्की में कह दिया गया है कि भाई हम डिजिटल करेंसी है ना, जो क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, पूरी तरह से बैन है यहाँ। तो वियतनाम में इजिली लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम इसमें टॉप पर है। वियतनाम है। फिर दूसरे स्थान पर इसमें फिलीपींस है इसी के नीचे। तीसरे स्थान पर इसमें हो जाएगा यूक्रेन है तीसरे स्थान पर। चौथे में इंडिया, तो इंडिया इसमें चौथे स्थान पर रहा है। इसके बाद अमेरिका रहा है 5वें स्थान पर। तो इसी हिसाब से आप कंट्री की लोकेशन भी देख पा रहे हैं। वियतनाम की लोकेशन आप एशिया मैप में यहाँ देख पा रहे हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी हनोई, करेंसी हो जाएगी वियतनामी डोंग। ठीक है।
और आप क्या रिलेट कर सकते हो, एक एक्सरसाइज दोनों देशों यानी कि भारत और वियतनाम के बीच होती है, ये विम्बेक्स एक्सरसाइज है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया का लॉन्गेस्ट यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ये वियतनाम में ही ओपन हुआ है। 632 मीटर लंबा है और यदि फीट में देखें तो 2073 फीट, 2073 फीट लंबा ये ब्रिज है। नाम भी बता दूं, सफेद ड्रैगन, याद आया, व्हाइट ड्रैगन इसका नाम रखा गया था। ये हो गया वियतनाम के फैक्टर। अच्छा, भारत ये किस मामले में था टॉप पर, फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ मैं रेमिटेंस के मामले में रिलेट करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि किस देश को सबसे ज्यादा रेमिटेंस, हिंदी में आप कह सकते हैं प्रेषण की प्राप्ति हुई, तो ये भारत को हुई। चाइना विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है। और सबसे ज्यादा भाषाएं है ना जो 800 से अधिक भाषाएं ये बोली जाती है पापुआ न्यू गिनी में, ऑस्ट्रेलिया के पास ही इसकी लोकेशन है। ये देख रहे हो ना आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ कहीं पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है। अच्छा, कुछ इंडेक्स से रिलेट करवा दूं क्या आप लोगों को जो चर्चे में रहे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 150 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है, यहाँ लिखते जाऊंगा, नॉर्वे टॉप पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 में, फिनलैंड टॉप पर हो जाएगा। फिर शांत यानी कि पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है, इंडिया 135 में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। इसमें से देखिए जो महाराष्ट्र है ना, इसने संपत्ति का पंजीकरण का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले यदि आप लोगों को याद होगा तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक 16 डिजिट का यूनिकोड जारी किया गया था किसानों के लिए। मतलब कि जो संपत्ति धारक है कि किसी के पास कितनी जमीन है, इसका हर व्यक्ति अपने पास कागजात लेके नहीं चलता, तो एक यूनिकोड जारी कर दिया गया। उस यूनिकोड को क्लिक करते हुए या उस यूनिकोड की एंट्री करते हुए उस व्यक्ति के नाम पर जो यूनिकोड जारी किया गया उससे रिलेटेड जितनी संपत्ति है ये आप लोगों को डिजिटल फॉर्मेट में दिख जाती थी। मतलब हर जगह दस्तावेज लेके घूमना जरूरी नहीं था। तो ऐसे में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला जो पहला राज्य बन करके उभरा है ये हो गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए रियल्टी डेवलपर्स द्वारा बेची जाने वाली संपत्ति का ई पंजीकरण शुरू किया है। साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक का भी उपयोग शामिल इसमें कर रहा है। ठीक है, और शुरुआत में पहले बिक्री के समझौते के लिए ई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद पुनर्विक्रय लेन देन, अच्छा पुनर्विक्रय और लेन देन दोबारा बेचना इसका हिस्सा नहीं होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये अलाउ है ना। तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे अब नहीं है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, एक चंदोली वाला तो काफी बार पूछा गया एग्जाम में, चंदोली हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में हो जाएंगे। कुछ इंडेक्स यदि हम रिलेट करें तो देखो, चीनी उत्पादन के मामले में ना हाल ही में महाराष्ट्र ने किसे पीछे छोड़ा है, उत्तर प्रदेश को। एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस यही हैं। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 में जो राज्य टॉप पर है ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में पहली बार जेल पर्यटन की सुविधा जहां शुरू की गई है ये भी महाराष्ट्र ही है। तमिलनाडु, देखिए बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो अदर ऑप्शन को आप रिलेट करें जो कि भारत में पहले हैं। तो सरकारी स्कूलों में फ्री में नाश्ता यानी कि फ्री ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसे लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं इम्प्लीमेंट पहले कर्नाटक ने कर दिया था, कंफ्यूज नहीं होएगा। और राजस्थान जो है ना, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य है। मतलब कि इस बिल के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों के हेल्थ का ध्यान रखें। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों का निपटान करने के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें से देखिए जो मणिपुर है ना, इसने शिकायतों का निवारण करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल पोर्टल है जो कि लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से जनता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं कि हमारी शिकायत अभी किस लेवल पर पहुंची है और इसका निवारण कब तक किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी यदि हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाएंगे।
इसके अलावा राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल होंगे, और ला गणेशन को ही एडिशनल चार्ज दिया गया है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अभी राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, फिर वो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कुछ फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो जो कि मणिपुर से हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो कचई लेमन फेस्टिवल हो गया, दूसरा संघाई फेस्टिवल हो गया, और तीसरा इसमें हम लोगों ने याद रखा था सिरुई लिली फेस्टिवल। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है जो कि मैरी कॉम, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग से जो रिलेटेड है मीराबाई चानू, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है, तो ये भी मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चर्चे में थी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य यूटी आप कह लीजिए दिल्ली है, और सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। पहला यूटी यदि पूछा जाए जिसने जैविक खेती लागू की, तो ये फिर लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को ही तो इनका जन्मदिन आता है, इसी मौके पर काफी कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, मैंने बताया था आप लोगों को। तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर अरुणाचल प्रदेश ने अपने सचिवालय का नाम रखने की घोषणा कर दी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश कह दिया, माफ कीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं तेलंगाना होगा। तेलंगाना सरकार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्हीं की स्मृति में ना स्टेच्यू ऑफ नॉलेज यदि आप लोग रिलेट कर पाए, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ अनावरण किया गया है? महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की किबथू में विपिन रावत जी, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, इन्हीं के नाम पर एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश में एक तो ये हो गया, फिर गुजरात में जो केवड़िया स्टेशन है ना, केवड़िया स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश तो भाई नाम बदलने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, जैसे कि अयोध्या मंदिर जाने वाला जो मार्ग है ना, ये कल्याण मार्ग के नाम पर रखा गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। फिर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया है। हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक के नाम पर किया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं, जिसका नामकरण उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न, सैफ महिला चैंपियनशिप अभी किसने जीती है? तो नेपाल को हरा करके बांग्लादेश ने सैफ वुमेन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। नेपाल को इसने 3-1 से हराया है। इसका आयोजन काठमांडू, कहाँ है? नेपाल की राजधानी, तो इसके दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता सबीना खातून ने, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है रूपना चकमा ने। इसका ये 6वां एडिशन था, सैफ द्वारा आयोजित किया गया। सैफ इनकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। वैसे श्रीलंका ने अभी एशिया कप जीता है, मैंने बता ही दिया है, किसे हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, जहां भी हाल ही में T20 मेंस वर्ल्ड कप चल रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर ले, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का सवाल है। एक तो देखो, कुशियारी नदी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि 25 साल में ऐतिहासिक समझौता हुआ है इसके जल बंटवारे को लेकर के। कुछ इधर उधर के फैक्ट जैसे कि जोगा जोग मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक के ऑप्शन के रूप में ये खुद ही लॉन्च कर रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है। पहली बंधन और मैत्री है दूसरी। अगला प्रश्न, 2023 ऑस्कर के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? इसमें से छेलो शो, हालांकि ये गुजराती भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब इंग्लिश में है इस फिल्म का नाम द लास्ट फिल्म शो। तो अगला यानी कि 95 क्रम का जो एकेडमी अवार्ड होगा, ऑस्कर अवार्ड, देखिए फिल्म के जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है।
तो इसके लिए भारत के लिए आधिकारिक प्रविष्टि इसे चुना गया है, जिसके जो डायरेक्टर है पान नलिन है। अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ, मैंने बता ही दिया, लास्ट फिल्म शो। एक 9 साल के लड़के की कहानी है जो कि भारत के एक छोटे से गांव में रहता है और उसका सिनेमा से बड़ा गहरा नाता है। इसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि कैसे एक छोटा सा लड़का पूरी गर्मी में प्रोजेक्शन बूथ में फिल्म देखने में बिताता है, इतनी दीवानगी उसे फिल्मों के प्रति। और फिर ये अक्टूबर में फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कैसी कहानी आप लोग देखेंगे तो खुद पता चलेगा। यदि मैं बात करूं 83 मूवी की, तो इसी के जो एक्टर है रणवीर सिंह, 83 मूवी में इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें 67th यानी कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड प्रोवाइड कराया गया अभी रिसेंटली। उसरदार लिखा है, ये होगा सरदार उधम। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मॉडिफाई करूंगी, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है सरदार उधम, चलिए मॉडिफाई कर दूंगी। सरदार उधम के जो एक्टर विकी कौशल, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंटली? आईफा 2022। और पिछले वर्ष का जो 94th ऑस्कर था ना, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड रही नोमैडलैंड। और 93rd जो ऑस्कर रहा, इसकी बेस्ट फिल्म रही पैरासाइट। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? इंडिया के नक्शे में श्रीलंका की लोकेशन, माफ कीजिए, इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ, यानी कि यहाँ पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो श्रीलंका इस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। आप लोगों को मालूम है कि क्या स्थिति है श्रीलंका में? तो श्रीलंका के लिए जो सहायक देश था चाइना, जिसे अपना माई बाप मान रहा था अभी तक श्रीलंका, तो अब चाइना से भी ज्यादा हेल्प तो भारत ने कर दी है। क्या क्या चीजें भारत इसके हेल्प के लिए दे रहा है, काफी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऐसे में चाइना को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका का सबसे बड़ा जो ऋणदाता बन करके उभरा है, ये बना है अपना देश भारत। बीते 4 महीनों में ना भारत ने श्रीलंका को 968, लगभग लगभग आप कह लीजिए कि $1000 मिलियन के आसपास लोन प्रोवाइड करा दिया है। जबकि बीते 5 सालों में, यानी कि पिछले 5 साल यानी कि 2017 से 21 के बीच में, चीन है जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा। अब भाई चाइना ने तो पहले कह दिया था कि भाई हमने जो आपका हम्बन टोटा पोर्ट बनाया है, ये यदि आप नहीं चुका पाओगे तो 99 साल के लिए तो वैसे ही लीज पर है, पैसा नहीं मिला तो वैसे भी हम हथिया लेंगे। तो चाइना की नीति रही है। लेकिन भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता रहा है और हमेशा ही अपने पड़ोसी कंट्रीज को ये मदद करता रहा है। ठीक है, भूटान को भी इसने हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, मालदीव को भी, म्यांमार को भी, है ना। तो भारत के संबंध अच्छे हैं इन देशों से। बात अलग है कि एक कंधे पर बैठा हुआ जो देश है उसके साथ कुछ अलग ही चलता है। चलिए, अमेरिका के बारे में यदि हम बात करें तो अमेरिका से क्या रिलेट कर सकते हो, ये किस मामले में टॉप पर है? कुछ ऐसी चीजें जो अमेरिका से हो, मुझे याद नहीं आ रही हो। हाँ, ये रिलेट कर सकते हो आप कि ट्रेड के मामले में ना सबसे ज्यादा ट्रेड पहले भारत का चाइना के साथ हुआ करता था। तो ट्रेड के मामले में भारत ने, मतलब अमेरिका ने अभी चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और जापान में कल एक तूफान मैंने आपको बताया था जो चर्चे में था, बांग्लादेश के बारे में भी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। अब एक फेस्टिवल है पांग लहपसोल फेस्टिवल, जो कि अभी हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है। ये सिक्किम का सबसे लोकप्रिय कल्चरल फेस्टिवल है। तो वो जो यहाँ जो कंचनजंगा पर्वत है ना, हालांकि इसे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है मशरत स्थल में, तो इसे एक तरह का ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक, मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गंगा प्रसाद हो जाएंगे। सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। इसके अलावा ब्लू ड्यूक, इसे राज्य की पक्षी हाल ही के दिनों में सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। तमिलनाडु में एक आप जल्लीकट्टू फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो और पोंगल फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। 12 वर्ष बाद लगभग पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इसके अलावा हेरत फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में फसलों का त्योहार है, हरियाली वैसे कहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा के हिसाब से जो हरेली फेस्टिवल है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये मेरे बर्थडे के दिन ही यानी कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति हो, पूरी दुनिया में किसी भी तरह का हिंसा का माहौल ना हो, ये इसकी देखभाल करने के लिए और लोगों में इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये दिवस चिन्हित किया गया। इस बार की थीम थी इंड
रेसिज्म बिल्ड पीस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि बैम्बू डे मनाया गया। ओजोन डे मनाया गया 16 सितंबर को, और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया गया, क्योंकि इंटरनेशनल हिंदी डे ये तो 10 जनवरी को आता है। मैंने कल पूछा था कुनो नेशनल पार्क के बारे में, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, जहाँ चीते छोड़े गए हैं। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद को परमाणु हथियार से लैश घोषित कर दिया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।